क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, आपको डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी निकालना आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट होता है। समझिएगा। फाइंड आउट freezing point of urea solution which has boiling point 102 degree centigrade if Kb equal to 0.5 degree centigrade Kg per mole and Kf 1 degree centigrade Kg per mole। बताइए। क्वेश्चन 2, फाइंड आउट बिल्कुल सही जवाब अमान। अगला क्वेश्चन, 2-3 बेसिक क्वेश्चन है वो करने चाहिए अपने को, इसलिए अपन कर भी रहे हैं, इतनी मेहनत करेंगे। बस मुझे क्वेश्चन 2 अभी का, द फ्रीजिंग पॉइंट of solution containing 2.40 gram of compound in 60 grams of benzene is 0.10 degree centigrade lower than pure benzene। Find out molar mass of compound और आपको Kb दे रखा है 5.12, Kb दे रखा है 5.12। सर KF ना, KF दे रखा है 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड Kg पर मोल। और एक और क्वेश्चन,
Find out boiling point and freezing point of glucose solution which have vapor pressure 684 torr at 100 degree centigrade. Kf 1.86 degree centigrade kg per mole, Kb 0.52 degree centigrade kg per मोल. सॉल्व कर लीजिए इन तीनों को और उसके बाद अपन इसके लॉजिक पर जाएंगे. इसके लॉजिक पे जाने के बाद अपन कुछ और करेंगे. सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसका भाई? पहले वाले का है 4, दूसरे वाले का है 2048. सर मेरा 2000 आ रहा क्या आंसर. तो जीनियस है ना यार, तो तेरी गलती थोड़ी ना है भाई. 2000 तो कुछ भी करके नहीं आता है. मतलब तू ऐसे, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इसकी कैलकुलेशंस देखी हैं. 2000 तो किसी भी तरीके से नहीं आता. हाँ राम सर. मैंने बंद नहीं. एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट से
वक्त आएगा तब। सर मोलैलिटी कैसे? वो तू जाने, तेरे को डेटा दे रखा है। तेरे को डेटा इसलिए दे रखा है कि तू मेरे को बाद में पूछेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले जरा देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए अपने को मालूम है कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको मोलैलिटी नहीं दे रखी। इस डेटा से आपको मोलैलिटी दे रखी है। कैसे? कि भाई आपको मालूम है कि 2 डिग्री बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 2 इक्वल्स टू के बी, 0.5 इंटू मोलैलिटी। तो इससे मोलैलिटी आ गई 4। यदि मोलैलिटी 4 आ गई तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ 1 इंटू 4, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टी एफ आएगा, डेल्टा टी एफ आएगा। और डेल्टा टी एफ यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये डिप्रेशन ही होता है। ठीक है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डिप्रेशन कितने का है, 0.1 का है। तो 0.1 मस्ट बी इक्वल टू के एफ 5.12 इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी निकालना आपको आता है, तो ये आ जाएगा 0.1 इक्वल्स टू 5.12 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे आ जाएगी? 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ जाएगा 512 इंटू 4, यानी कि 2048। किसी का आंसर थर्ड आया क्या? किसी का आंसर थर्ड आया क्या? सर बोल भाई। सर इसे RLVP से करना था। और कोई तरीका है क्या तेरे पास? नहीं, वो कर रहा था मैं, इसलिए पूछा। हिट एंड ट्रायल से पहुंचा ही कुछ सोच के पहुंचा? नहीं सर, सोच के ही पहुंचा। ठीक है। सर वो क्या लिखा है, फाइंड आउट बीपी एंड? एफपी। सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है ना? हाँ, बट अनलकीली डोंट रिक्वायर दैट। अच्छा। देखो इसमें क्या करना है, मैं कर दूं क्वेश्चन या आप लोग ट्राई नहीं कर सर, रहे हैं? 2 मिनट 2 मिनट। प्रेशर का क्या करना है? मैं क्या जानू। तू सोच नहीं रहा है दोस्त, तू सोच नहीं रहा है। प्रणव सोच बेटा। वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या है सर? फिर मॉड्यूल का होगा? मॉड्यूल आपको मिलना चालू हो जाएगा आज से। कल मैसेज आ गया होगा आपको, आज आज से आप मॉड्यूल ले सकते हैं। हाँ सर। सर उसमें एक सब्जेक्ट के नहीं मिले। किसके नहीं है भाई? सर फिजिक्स में एक टॉपिक के मॉड्यूल ही नहीं मिले, कौन सा? एसएचएम और वीव। ऐसा मत बोल यार।
ओके, अमान सही लग रहा है आंसर। सर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 atm होगा ना हाँ, सर, और फ्रीजिंग पॉइंट पे? तुझे क्या मालूम? चलिए समझिए, इस क्वेश्चन में आपको आरएलवीपी यूज करना है, क्योंकि देखिए जब आपको वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, तो आप, और बॉइलिंग पॉइंट पर दे रखा है, तो आप एक चीज निकाल सकते हो और वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट वगैरह निकाल सकते हो। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? इससे आपके पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ये अपन ने कल किया ही था। तो पी नॉट 760 माइनस 684 डिवाइड बाय 684 इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ये आ जाएगा 76 बाय 684, मतलब ये आ जाएगा 1/9। मतलब यदि सॉल्यूट का 1 मोल है तो सॉल्वेंट के 9 मोल हैं। अब केएफ निकालना है, केएफ निकाल मतलब डेल्टा टी बी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी 0.52 इंटू मोलालिटी 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 9 इंटू 18। और डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा? सेम मोलालिटी ये आ गई, क्योंकि आपको तो मास ऑफ सर सॉल्वेंट चाहिए ना। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मोल्स इनटू मोलर मास। बोल भाई। सर वो 9 कैसे आएगा? 8 होना चाहिए ना, क्योंकि वैसे उसमें तो मोल्स ऑफ ये भी है, एडर है, एन बी, सॉरी एक्स से नहीं रहेगा ना। एक्सए के लिए यहाँ 760 आएगा ना, 9 फिर 1/10 हो जाएगा। हाँ सर, वही गलती हो गई आई थिंक। ठीक है सर। और ये आ जाएगा 9 इंटू सर 18। 180 मास है ना ब्लूटूथ। किसका 180 मास है भाई? वाटर का लिया है। तेरे को किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का मास चाहिए कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए? तो ये दो आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। देखिए, इस आपको अभी भी बता रहा हूं, लिक्विड सॉल्यूशंस में विकल्प ही नहीं होता है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सके। वहां पे क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन मेकर मोल कंसेप्ट के अंदर डिफिकल्ट करेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स डिफिकल्ट करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिरी 2 स्टेप में क्या लिखा है? इसमें वो 1 इंटू 1000 बाय 9 इंटू 18 वाला। हाँ, तो इसमें डेल्टा टी बी तो के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी निकालिए दोनों केसेस में। सर पर मोलैलिटी के लिए वॉल्यूम थोड़ी था। मोलालिटी के लिए वॉल्यूम लगता है क्या? नहीं सर, वो वेट ही मोलालिटी के लिए मास लगता है, और यदि आपको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाएगा ना। चलिए, सर पर वो 1000 नंबर कहाँ से आया?
अरे यार कोई बात नहीं निनाद भाई, ऐसे सही बता रहा हूँ। कोई मेरे को साल भर के बाद ये पूछे ना कि मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत तेज। और जबकि मैंने शुरुआत चैप्टर के शुरुआत में मोलालिटी निकालने को पूछा था। मोलालिटी कैसे निकालते हैं ये बता। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है? केजी। ये वाला वेट किस में है? ग्राम। अभी आ गया या और मेरे को चिल्लाना ही पड़ेगा अभी? नहीं सर आ गया। निनाद ये गलत बात है। आपको ये बेसिक फॉर्मूले हैं। साल भर के बाद आप ये नहीं आप पूछोगे तो फिर क्या क्या समझू मैं कि साल भर क्या किया है नहीं आपने? सर वो 9 × 18 समझ नहीं आता, फिर समझाओ। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास लिखा है। आप ऐसे मेरे को इमोशनल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं जी, आगे देखिए। अब रीजन क्या है ये पूरा आने का? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आने का और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आने का। जरा समझिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equals to atmospheric pressure। ये तो आपको पता ही है, हाँ या ना? मतलब वेपर प्रेशर लिक्विड बिकम्स 1 atm। किसी को इसमें डाउट है क्या? किसी को इसमें डाउट है? अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे यार बोलते रहा करो भाई। मेरे नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारे अभी भी बारिश हो रही है। ताऊते निकला नहीं है यहां से। आगे अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाते हैं पहली बार। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब समझिए ये है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ये ऐसा है, याद है ये ग्राफ? ट्रिपल पॉइंट ग्राफ था ये। फेज फेज ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था ये। हाँ सर। रेगुलर में ये वाला जो मान लीजिए ये 1 atm है, तो रेगुलर के अंदर आपका ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। ये प्योर सॉल्वेंट का है ना अभी। और ये जो टेम्परेचर है ये इसके बिल्कुल जस्ट नीचे, ट्रिपल पॉइंट के जस्ट नीचे ये जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों बराबर है। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब क्या हुआ? सर वो तो ट्रिपल पॉइंट है ना। ट्रिपल पॉइंट ये वाला पॉइंट है। सर इसके फ्रीजिंग जस्ट पॉइंट भी 1 atm पे फ्रीजिंग डिफाइन पॉइंट करेंगे ना। ऊपर वाला रहेगा जिधर ऊपर 1 वाली। atm वाली लाइन कट कर रही है। बात समझो, ये आप ये फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए कह रहे हो मेरे को? हाँ सर। हाँ नहीं, सर। ये प्रेशर में वेपर प्रेशर का ग्राफ बना रहा हूं। तू बता चल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या 1 atm होगा? होएगा क्या? नहीं शायद सर। तो यहाँ कैसे प्लॉट करेगा? तो 1 atm प्लॉट कर दिया ना तुमने। ये तो कुछ होगा, मान लो 20 mm होगा, या 50 mm होगा, या 40 mm होगा, ऐसा कुछ होगा ना। हाँ सर। तो इससे भी कम, मतलब ये यहीं पर ये ऐसा ही कुछ होगा। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है। मैं पी एक्सटर्नल नहीं बना रहा हूं सर पर वो उस पॉइंट पे डायरेक्ट सबलाइम कर जाएगा ना, सॉलिड टू गैस। भाई। इवेंचुअली होता तो यही है ना कि आप, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये सबलाइम कर रहा है, या ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इसी तरह का बात हुए। ठीक है। हाँ सर समझा। तो अब ये कुछ ऐसा है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी बता दूंगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। यार ये ग्राफ है ट्रिपल पॉइंट ग्राफ, जिसके अंदर ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में ये 1 atm है, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ये वाला पॉइंट आएगा। और ये एक पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स, ये नियरली ट्रिपल पॉइंट मान लीजिए इसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मतलब ट्रिपल पॉइंट की यदि बात करें तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन वाटर के लिए, यदि अपन बात करें तो। हल्का सा, मतलब तो ये सिर्फ स्लाइट वाटर के लिए ना सब कुछ? ये बिल्कुल वाटर के लिए बात हो रही है, और सब बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो वाटर जैसी ही होती है ना, लिक्विड, किसी भी लिक्विड की। केवल एक प्रॉपर्टी का अंतर है कि जो वाटर का ग्राफ है वो ऐसे कर्व होता है, और किसी भी और लिक्विड का ग्राफ यहीं से ऊपर खिंच जाएगा। खैर, अब क्या हुआ, आपने सोल्यूशन बनाया। जैसे ही आपने सोल्यूशन बनाया, आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, और सोल्यूशन प्रिपेयर करते ही वेपर प्रेशर जो था वो कम हो गया। होता ही, जिसको अपन ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला है। तो अब जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा? अब ग्राफ आएगा ऐसा। अब ग्राफ आएगा ऐसा। और ये ग्राफ किसका है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। अब समझिए, यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर इतना ही, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था उसके ऊपर अब जो वेपर प्रेशर है वो तो कुछ कम ही है 1 atm से, तो यहाँ तो बॉइल होएगा ही नहीं। बॉइलिंग यहाँ कहीं होगी, तो बॉइलिंग यहाँ कहीं होगी, तो ये जो टेम्परेचर आएगा ये आएगा न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा डेल्टा टीबी। पहले ये फ्रीजिंग पॉइंट था, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। और ये जो टेम्परेचर आएगा ये आएगा डेल्टा टी एफ। तो ये जो भी कुछ आया, मतलब जो बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, ये दोनों ही क्यों आए? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ था। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ था, इसीलिए ये पूरा का पूरा इंपैक्ट आया। यदि आप वेपर प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और वो दोनों कम हो जाएंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब जब भी कभी कोई लिक्विड फ्रीज होता है ना, मतलब कभी मान लो आपने कहा कि कोई एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन फ्रीज हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज हुए हैं। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स
आर फ्रीज्ड, मतलब जो इक्विलिब्रियम बनेगा ना वो बनेगा सॉल्यूशन लिक्विड टू सॉल्वेंट सॉलिड। तो इसमें सॉल्वेंट सोल्यूट का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है ये? कॉपी करिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पर चले जाएंगे। सर बोल भाई। सर वो एंड में जो आपने लिखा सॉल्यूशन लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड, तो उसमें अगर एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, तो उसमें अगर जो एक वाटर है और एक समझो बेंजीन है, तो अगर बेंजीन का बॉइलिंग फ्रीजिंग भाई पॉइंट वाटर से भाई ज्यादा है। भाई 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 क्यों इमोशनल हो रहा है? अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट लेफ्ट वाला वेपर प्रेशर नहीं नहीं, वाला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर मतलब वेपर। जो जो सेक्शन ऑफ चैप्टर है वो कौन सा है? सर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। नहीं नहीं, टॉपिक मतलब जो है सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस, याद है? हाँ तो तू बेंजीन को बीच में कैसे लेके आ सकता है बेचारे को? ये पूरा का पूरा चैप्टर ठीक। इस बात, ये जो सेक्शन है ये इस बात के ऊपर बेस्ड है कि भाई वो जो आइटम है क्या कहते हैं इसको, जो सल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल ले लेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा फिर तो अपन इसको पढ़ ही नहीं सकते इस फ्रेम में। ठीक है सर। हम्म। सर फोकस बहुत बार चेंज हो रहा है। यार और कोई मेरे पास, कोई बात नहीं। सर वो क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट वीपी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू? वीपी ऑफ लिक्विड। बोर्ड साफ हुआ क्या या फोटो भेजूं? हो गया सर। हाँ सर, आप कांस्टेंट है। मैंने रिव्यू लिया है, जिनके पास ये कैमरा है उनका कहना है इसका फोकस शिफ्ट नहीं होता, पता नहीं मेरे क्यों होता है। मेरी कुंडली के अंदर ही समस्या दिखता है।
सर बोल भाई। सर वाटर का ट्रिपलिंग पॉइंट क्या रहता है? वाटर का ट्रिपलिंग पॉइंट। लिखा है ना 273.16 केल्विन। हाँ सर ठीक। निनाद में सब कर चुका ना भाई, चिंता नहीं कर। मैंने दो कैमरे के ऐप के अंदर फोकस का, ये विंडोज का जो कैमरा ऐप होता है उसके अंदर फोकस सेटिंग नहीं होती, तो मैंने वेब में दो सॉफ्टवेयर खरीदे जो फोकस सेट करने में हेल्प करे, पर फिर भी नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्या इश्यू है। छोड़ यार। कर सकते हैं नमस्ते स्टार्ट। हो गया कॉपी, बढ़े आगे। सर एक मिनट।
यस सर लिख के। हो गया लिख के? हाँ सर। ठीक है। चलिए, अगला है अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, या क्वेश्चन कर रहा हूं पहले? नहीं, ऑस्मोटिक ही करवाता हूं, बाद में देख लूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले बताइए ऑस्मोसिस क्या होता है? So high concentration to low सर कोई भी चीज concentration membrane. It Through is semi-permeable membrane. The transfer of water from a region of higher movement concentration to region of lower concentration through a semi-permeable membrane. solvent from lower concentration of solute to higher concentration of solute via semi permeable membrane. ठीक है, और फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज प्रेशर, it is pressure exerted by, it is pressure exerted case है, EXERT, it is pressure exerted by solvent molecules onto SPM during osmosis, या फिर it is pressure applied on higher concentration part in order to stop osmosis. जरा ध्यान दें भाई, आपके पास मान लीजिए ये दो कंपार्टमेंट है, ऐसा है ये यहां पर आपने एसपीएम लगा रखी है, यहां पर आपने रख रखा है सॉल्वेंट, और यहां आपने रख रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो प्रेशर सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस वॉल पे लगाएंगे इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर अपन क्या करें, यहां से एक पिस्टन लगा दें, ये यहां से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दे, पी एक्सटर्नल, जितना पी एक्सटर्नल इधर लगाएंगे उतना ही पी एक्सटर्नल इधर लगेगा, है ना? तो वह उतना ही प्रेशर ये वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर लगाएंगे, तो जैसे ही पी एक्सटर्नल, ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होएगा, वैसे ही मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाएगा, विल स्टॉप। Sir, उसको बोल भाई।
सर पी एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें हाइट भी है ना, लेफ्ट राइट राइट के कॉलम में, तो नहीं उसकी वजह अपन से ने भी अलग प्रेशर लगेगा। नहीं अपन ने लगाया है, मतलब इतना ऐसा नहीं है ना कि ये वाटर कॉलम है यार या फिर कोई और लिक्विड कॉलम है, और ऐसा नहीं है कि अपन 5 मील से मतलब 5 मीटर का 10 मीटर का ऐसा लगा रहे हैं, मतलब छोटा सा है, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस, बस ऐसा पॉइंट जहां पर वो रुक जाएगा उसको पी एक्सटर्नल बोल देंगे, उसको ऑस्मोटिक ठीक प्रेशर है। बोल देंगे। समझ में आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पाई, और ये जो पाई होता है ये एक्सपेरिमेंटली, मतलब यदि अपन एक्सपेरिमेंटली समझें, एक्सपेरिमेंटली pi is directly proportional to concentration and pi is directly proportional to temperature, तो इसीलिए pi is directly proportional to Ct, और जब अपन इसको रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास आ जाता है पाई इक्वल टू सी एस टी, वेयर एस इज सोल्यूशन कांस्टेंट, और इस एस की वैल्यू होती है 0.0821 atm लीटर मोल केल्विन। ठीक है, कॉपी करिए। सर वो तो आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, इसीलिए इसको अभी अपन पाई इक्वल टू सी आर टी कर देंगे। अरे तो अलग टर्म क्यों डिफाइन की थी एस? क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है, उसको वैसे ही डिफाइन करना गलत होता। ओके सर। बहुत ही टफ जा रहा सर देखने को। सर वो ओपी का एरो राइट में है ना? क्या? ओपी की डायरेक्शन का एरो राइट साइड में दिखा रहा है ना? हाँ
सर वो सी और टी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर है ना? हाँ सर बोल भाई। सर वो सेटअप में जो आपने टॉप राइट पे बनाया उसमें एग्जैक्टली वो कंसंट्रेशन एज इन सोल्यूट कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे जाएगा? सोल्यूट का कुछ मूवमेंट नहीं है, केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट है। चलिए कॉपी हो गया, आगे बढ़े। अब आगे तो अब पाई को कुछ कुछ ऑथर पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी भी लिखते हैं, क्योंकि
R की वैल्यू 0.0821 होती है, ATM लीटर मोल केल्विन होती है। पर यदि ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि इस रिलेशन में R क्या है, तो R यहाँ पे गैस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे R सोल्यूशन कांस्टेंट को ही लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये तो आ गया पाई। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीधे बिल्कुल सरल सरल से कि फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको यहाँ पे मतलब ये जो C है ये मोलारिटी है। आपको सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको ध्यान देना है कि मोलारिटी है। चारों अलग अलग मतलब तीनों में जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पड़ी है, पहले वाले के अंदर कंसंट्रेशन का पैरामीटर क्या था, मोल फ्रैक्शन था, दूसरे वाले में क्या था, मोलालिटी था, तीसरे वाले में क्या था, मोलालिटी था, और चौथे वाले में क्या है, मोलारिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। तो ये इक्वल टू पाई इक्वल टू 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300, तो ये आ जाएगा 24.63 ATM। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता। हाँ, बट ऑस्मोटिक प्रेशर is a very good method to judge molecular mass of compound, as pressure variations can be precisely observed। भाई आप प्रेशर वेरिएशन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर मास निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अब जरा समझे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, मतलब इसमें मैं न्यूमेरिकल ऐसा कोई खास नहीं कराऊंगा क्योंकि बनता ही नहीं है क्या कराऊं, एक मॉलिक्यूलर मास निकालने का वो खुद से ट्राई करना। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस के ऊपर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड with respect to osmotic pressure of standard solution। मतलब अपन ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अपन इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बाकी और सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन लेस देन स्टैंडर्ड, जिसके फ्रेम में बात कर रहे हैं, मतलब पाई लेस देन पाई स्टैंडर्ड। इसके अंदर जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वो कहां से कहां होगा, हाइपोटोनिक टू स्टैंडर्ड होगा। इसमें जो इन सॉल्यूशंस में जो पूरी तरह से मूवमेंट होता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा
हाइपोटोनिक के बाद अगला है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? कंसंट्रेशन इज मोर देन स्टैंडर्ड, मतलब पाई इज मोर देन पाई स्टैंडर्ड। ये सब डिफाइन करने के तरीके, अपन कोई लॉजिक नहीं खोज के लेके आने वाले हैं इसके अंदर। बस ये है कि आपको मूवमेंट का डायरेक्शन, हम लोग क्या होता है ना, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ना इतने ज्यादा ओवर ड्रिवन हो जाते हैं प्रेशर को लेकर कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर उल्टे फ्रेम में डिफाइंड है, इसीलिए लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, आगे समझिए। मूवमेंट कहां से कहां होगा? मूवमेंट होगा स्टैंडर्ड टू हाइपरटोनिक। ठीक है, और तीसरा है अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको लिखने के लिए मेरे पास जगह कम है, तो कृपया करके इतना कॉपी करिए, फिर आइसोटोनिक पढ़ेंगे। सर ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी तो आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना? बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन का ही भाई है। सर बोल भाई। सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकती है, जिसके रिस्पेक्ट में तू बात करने लग जाए वही स्टैंडर्ड है, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
सर हाइपरटोनिक की मूवमेंट भी सेम ही होती है क्या? लो ऑस्मोटिक से हाई ऑस्मोटिक। बिल्कुल। चलिए, तो इसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जहां पर कंसंट्रेशन इक्वल टू स्टैंडर्ड। तो पाई इज इक्वल टू पाई स्टैंडर्ड, नो मूवमेंट। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक केस है, हमने एक एनिमल सेल को वाटर में रखा, तो क्या होगा? प्योर वाटर में तो क्या होगा? यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर है पाए, यहां का ये तो प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे कोई पाई नहीं है, तो ये हाइपोटोनिक हो गया। तो अब ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर से बाहर आएंगे और दिस एनिमल सेल विल enlarge and then burst। ये कब होगा? जब आपने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक। ठीक है। यदि एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक लिखेंगे रखेंगे तो क्या होएगा? एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक, तो क्या होगा? पाई है, यहां पाई है, पाई एच, ये ज्यादा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसा होगा।
तो जो वाटर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट वो कहां से कहां होगा? वो एनिमल सेल टू सॉल्यूशन होगा। और फिर क्या होगा इससे? एनिमल सेल विल श्रिंक। बस प्लीज यहां तक कॉपी कर लीजिए। मुझे इसके अलावा जो कुछ पढ़ाना है वो कल पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, मतलब शुरुआत के आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। फिर अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बिल्कुल रेजेंस का भी सेम होता है, रेजेंस का भी सेम होता है, सेल्स का भी सेम होता है। ठीक है। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसके साथ ही है क्या? केमिकल काइनेटिक्स के साथ मतलब क्या? हाँ मतलब उसका मैकेनिज्म है, पर वो डीके वगैरह जो है वो फिजिक्स में ही आएंगे। मतलब कि कितना जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो सारे फिजिक्स में ही आएंगे। बाकी मैकेनिज्म लाइफ वो सब मैं ही करूंगा, वो वैसा है। कॉपी कर लीजिए। सर हाँ सर बोर्ड का फोटो भेजिए ना, बहुत ब्लर आ रहा है। यार ये पता ही नहीं क्या करूं मैं इसका। चल ठीक है भेजता हूँ। और बता, शायद जब तक मैं औरंगाबाद आऊंगा नहीं तब तक ये कैमरा भी ठीक से काम करेगा नहीं। पहले वाले कैमरे में लैग था दोस्त आयुष। सर वो ऊपर वाला हाइपो है ना, फर्स्ट वाला? बिल्कुल पहले वाले कैमरे में लैग था, तो आपको नोट्स बनाने को अच्छा जाता था, पर मेरे को समझाने को बड़ा ही कभी कभी पेनफुल हो जाता था। और अभी मेरे को ट्रेड ऑफ करना था लैग वर्सेस क्लैरिटी को, तो फिर मैंने लैग को मतलब क्लैरिटी को चुना, सॉरी लैग को चुना, क्लैरिटी छोड़ दी। और इसका भी कुछ इशू है यार, मुझको सेट करने को नहीं आ रहा है या तो, वरना इसका मैंने देखा है लोगों का उतना क्लैरिटी है। नहीं तो दूसरा कैमरा खरीदेंगे अब की बार, कुछ और नहीं होगा तो डीएसएलआर खरीदेंगे, फिक्स्ड फोकस एक्सटर्नल। सर बाकी के भी लेक्चर्स में यही प्रॉब्लम होता क्या? नहीं यार तुम्हारे लेक्चर में सबसे मतलब होता है थोड़ा बहुत, पर तुम्हारे लेक्चर में सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए एक तरीका और देखा है, पर वो तरीका मेरे को पूरा ट्राई करने को है ना टाइम जाता है, और उसके लिए मुझको है ना 10 मिनट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये इसकी टेस्टिंग जब करते हैं ना, ऐसे मैंने जब ये पूरा टेस्ट किया था तो मैंने और संतोष सर ने टेस्ट किया था, तो हमको लैग वैग कुछ नहीं जा रहा था ना, मतलब कोई क्लैरिटी इश्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं जा रहा था। पर बैच को जब